नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये लगभग कई वर्षों से हम सब की भी आदत हो गई है और एक ये बात हर साल इस मौसम में ज़रूर होती है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर, खतरनाक स्तर भी बोलें तो उससे भी कई गुना ऊपर पहुंच जाता है। इसको खतरनाक की कौन सी श्रेणी में रखें, उसके लिए शायद कोई नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। हर बार ये बातें होती हैं कि ये कदम उठाए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, लेकिन तस्वीर सुधरती हुई तो दिखती नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोविड आया जिस साल, यानी 2020 की बात है, तो दुनिया भर में ये विशेषज्ञों ने पाया कि कोविड के बाद जो प्रतिबंध लगे, लॉकडाउन्स लगे, उसके बाद हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ था। लेकिन ये कुछ ऐसी बात हो गई कि हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लें। लेकिन उसके बाद जब से कोविड के मामले कम हुए, जिंदगी फिर से उसी रफ्तार से दौड़ने लगी है, तो फिर से वायु प्रदूषण की समस्या हमें घेरने लगी है। हवा ऐसी है कि स्वस्थ आदमी अंदाज़ा लगाइए कि बीमारों का हाल क्या होगा। वो जिन्हें सांस की कोई तकलीफ है, जिन्हें टीबी है, जिन्हें अस्थमा सीओपीडी है, या जिन्हें कोविड हुआ और उसके बाद वो किसी भी तरह की सांस की बीमारी या परेशानी से जूझ रहे हैं। अहमद शाहिद खां का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि सारा आलम धुआं धुआं क्यों है, हर तरफ आह और फुगा क्यों है। समझने की कोशिश करते हैं और विशेषज्ञों से बेहतर भला कौन हमें बता सकता है कि ये अगर है तो क्यों है, और करना है तो हमें करना क्या है। बहुत स्वागत स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश जैन। आप प्रोफेसर हैं एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ आईआईटी दिल्ली से। हमारे साथ डॉक्टर जे.के. सैनी, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट और आप हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी ऑन्कोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, न्यू दिल्ली से। बहुत स्वागत डॉक्टर सैनी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, आप चेयरमैन हैं पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, पीएसआरआई हॉस्पिटल, और साथ ही आप मेंबर ऑफ WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। बहुत स्वागत डॉक्टर खिलनानी आपका भी। और चर्चा की शुरुआत बिना देर लगाए इस बात से ही करें कि दरअसल ये जो वायु प्रदूषण है, ये दरअसल सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है, हमें क्यों चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं, चिंता तो करने की ज़रूरत से भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहूँ कि 2015 की जो ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट थी भारत के बारे में, उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रति वर्ष आउटडोर एयर पॉल्यूशन से और 10 लाख से ज़्यादा इंडोर एयर पॉल्यूशन से उनकी डेथ हो जाती है। तो सिर्फ डेथ ही तो नहीं है ना, बीमारी भी है। और क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और एयर पॉल्यूशन इनिशियली शुरू में फेफड़ों के ज़रिए ही जाता है, तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो नॉर्मल आदमी है, जो जिसको कोई सांस की बीमारी नहीं है, हेल्दी है, जैसे ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, दिवाली का समय आता है और दिल्ली में या आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है, उसका सबसे पहले गला ख़राब होता है, नाक बहने लगती है, शाम को उसको थकावट सी लगती है, सिर भारी होने लगता है, फिर किसी किसी को खांसी हो जाती है, उसको लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, पास के डॉक्टर के पास गया, एंटीबायोटिक लिया, एक कोर्स लिया, 2 कोर्स लिया, 3 कोर्स लिया, लेकिन खांसी चलती रहती है, कभी कभी हल्का फुल्का बुखार भी आ जाता है। फिर वो समय के साथ या कभी उनको कई बार स्टीरॉयड देने पड़ते हैं, वीजिंग होती है, रात को उठ के बैठना पड़ता है। ये सब करते करते फिर दिसंबर आ जाती है, पॉल्यूशन कम हो जाता है, वो सोचते हैं भाई ठीक है निकल गया। उस समय वो कहता है कि अच्छा मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता वगैरह वगैरह। दूसरा जो ज़्यादा सीरियस बात है वो है जो वृद्धावस्था, एक्सट्रीम ऑफ एज, या जिनको पहले से अस्थमा की बीमारी है जो कि 5 से 10% होती है, या सीओपीडी जो 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और अब ये पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अस्पताल में भर्ती रहे, निमोनिया से रिकवर होकर नॉर्मल सी की तरफ जा रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग अब आते हैं, ये ठीक थे, लेकिन अब उनको फिर सांस फूलने लग गई, खांसी होने लग गई, और जो खास करके जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे 80 साल के, 90 साल के, वो हॉस्पिटल में और अब हमारे यहाँ भी आईसीयू में भी एडमिट हो जाते हैं, डेथ्स भी हो जाती हैं।
और उनको हम जब एग्जामिन करते हैं बुखार नहीं होता, कुछ ऐसा उनके टेस्ट में कोई, हम कहते हैं भाई ब्लड काउंट्स भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन सांस फूलती है। और हमें ये पता है कि जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से हो रहा है। ये सब, हाँ ये सब करता है। और दूसरा एक जो नॉर्मल चीज़ हम देखते हैं जो एस्थमेटिक है, जैसे मैंने कहा 5 से 10% लोगों को एस्थमा होती है, उनकी इन्हेलर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो कि 2 इन्हेलर पे कंट्रोल होते थे, वो दिन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे बाद उनको इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक उनको सिस्टम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते तब तक उनको फ़ायदा नहीं होता। ये तो हुई लंग की बात। लेकिन वायु प्रदूषण का जो इफ़ेक्ट है वो लंग तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर है वो जाता है ब्लड में जाके ब्रेन में, हार्ट में, सब जगह जाता है। और जो 25 साल पहले जो स्टडी हुई थी डॉक्टर पांडे के निरीक्षण में, जिसका मैं भी एक हिस्सा था, उसमें हमने देखा कि पॉल्यूशन के बढ़ने से 20 से 25% ज़्यादा हो गए एस्थमा, COPD और हार्ट अटैक। ये एम्स के इमरजेंसी डेटा से हमने कोरिलेट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 लाख डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही है जी, वो ऐसे ही नहीं है, उसका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। 2013 से 2016 से MCD में एक स्टडी हुई थी, डॉक्टर उमा ने करी थी टेरी के, उसमें मैं उसका कंसल्टेंट था। उसमें भी ये पता चला कि हर 10 माइक्रोग्राम PM2.5 या PM10 बढ़ने से इतने नंबर डेथ्स हो जाती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वांटिटी ऑफ लाइफ इस वायु प्रदूषण से इफेक्ट कर रही है। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे इसका जी बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, जो चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर खिलनानी ने जो बातें सामने रखी हैं वो बहुत चौंकाने वाली भी हैं। और अमूमन हम सब प्रदूषण को लेकर बात तो करते हैं और ये भी मान लेते हैं कि इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ वो नुकसान फेफड़ों तक और यहीं तक ही सीमित रहता है या इसके आगे भी जाता है? हाँ, देखिए जैसे डॉक्टर खिलनानी ने बताया कि जो पार्टिकुलेट मैटर विच आर अल्ट्रा पार्टिकुलेट मैटर, वो हमारे लंग्स के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके जो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, किडनी। तो जिससे अगर ब्रेन अफेक्ट होता है तो स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, उस तरह की समस्या हो सकती है। पोल्यूशन से ही हो रहा है भी। जी जी, जो पार्टिकल्स एक बार ब्लड में चले गए तो जो इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, लंग्स पे, वो इमीडिएटली हमें दिखता है। लेकिन जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा, वो इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होगा उन अल्ट्रा पार्टिकुलेट मैटर का उसके ऊपर। यानी आप जो कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के तो जो डेवलपमेंट है, उनकी जो विकास है, विकास की बात है, तो उस पर भी असर आएगा बच्चों। जैसा डॉक्टर खिलनानी ने बताया कि जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, इनको एयर पोल्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट होता है। बच्चों का अगर देखा जाए तो बच्चों का जो पर केजी इनहेलेशन ऑफ एयर है एज कंपेयर टू एडल्ट, वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर वो ज़्यादा एयर इनहेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। अच्छा, फिर बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी होती है मुंह से सांस लेने की, तो अगर कोई बच्चा मुंह से सांस ले रहा है तो और भी ज़्यादा प्रदूषण जाएगा। हाँ, क्योंकि जो हमारा नेचुरल फिल्टर सिस्टम है नोज के थ्रू, वो बाईपास हो जाता है। अगर मुंह से सांस ले रहे हैं तो वो अगर फिल्टर नहीं होगा तो डायरेक्टली जो भी पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारे लंग्स में जाएंगे। दूसरा, बच्चों जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, खेलना, जब वो खेलेंगे तो उनका ब्रेथ रेट ज़्यादा होगा, सांस लेने का जो रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एयर इनहेल करेंगे, ज़्यादा पोल्यूटेंट इनहेल करेंगे। दूसरा, जो बच्चों के लंग्स हैं वो अभी डेवलपिंग फेज़ में है, नाजुक हैं, तो नाजुक फेफड़ों के ऊपर ये एयर पोल्यूटेंट्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा वैसे के कंपैरिजन में। ये और विस्तार से समझेंगे। डॉक्टर सुरेश जैन, ये बताइए, जो बात अभी सामने आ रही है चर्चा में कि इसका असर शरीर के लगभग हर अंग पे पड़ रहा है, और जैसा डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है, उससे मतलब किसी व्यक्ति का जीवन ही कम हो जाता है, और जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी कम हो रही है। अभी हम दिल्ली में रहते हुए दिल्ली और आसपास की बात करते हैं, पूरे देश की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीर हमारे सामने है? अगर मैं हॉटस्पॉट शब्द का इस्तेमाल करूं पोल्यूशन के टर्म में तो मुझे नहीं मालूम कितना सही होगा, लेकिन हम ज़रा समझाएं हमें आप कि हम किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं
और कितने अनजान हैं या हम जानते हैं लेकिन फिर भी शायद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, अगर हम एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट की बात करें तो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन, फिर उसमें आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है हमारी कंट्री का वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो उसका आप देखेंगे कि जो आपका वेदर कंडीशन है, मौसम है, जैसे आप देखेंगे कि साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री अगर देखेंगे या नॉर्थ पार्ट को कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ में एयर पोल्यूशन का इफेक्ट बहुत सीवियर है कंपेयर टू व्हेन हम बात करते हैं दक्षिण पार्ट की। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो पूरे आप इंडो गैंजेटिक प्लेन में, तो जैसे आप डॉक्टर खिलानी जो बात कर रहे थे कि आंकड़ों की, तो उसमें हम बात करते हैं हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। तो दोनों का अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है जिसको हम एयर शेड की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में ना डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ बेल्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे नीचे जाते हैं तो गुणवत्ता थोड़ी सी बढ़ती है, बेटर होती है, बट फिर आप जाते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हो जैसे बेंगलोर है जी, या उस तरह के सिटी में जाते हो तो फिर दोबारा से वहीं पे उसकी वायु प्रदूषण का मतलब इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखेंगे जो कोस्टल एरिया हैं, जैसे मान लो आपका वाइजैक है, बॉम्बे है, उसमें बावजूद इसके कि पोल्यूशन के सोर्स उसी तरह से हैं, लेकिन वो कोस्टल एरिया में होने की वजह से जो आपका हवा का दबाव आपका सी की तरफ जाता है और फिर लैंड की तरफ आता है, उससे मिक्सिंग होने की वजह से आपका उतना पीक नहीं ले पाता है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि जो नॉर्थ में जो आपका पराली का इफेक्ट आता है और साथ में जो हमारे दूसरे फेस्टिवल्स हैं जैसे दिवाली है, तो एक के बाद आप देखेंगे उसका इफेक्ट क्यूमुलेटिव जब देखते हैं तो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूसली बात करें अक्टूबर मिड से लेके और जनवरी के एंड तक, तो ये पूरा नॉर्थ बेल्ट आपका काफ़ी सीवियर कैटेगरी में रहता है। आपने जो ये बात कही है, इस बात को अभी यहीं पूछ लेते हैं आपसे, और वो ये कि देखिए इतने वर्षों से, मतलब अगर हम इसको कट ऑफ कहीं माने तो वो कट ऑफ क्या है? क्योंकि हर साल त्योहार तो उसी तरह से आते हैं, वो आते रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ी हैं तो गाड़ियों का तो एक बात समझ में आती है कि गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर और जो बात आती है कि पराली के जलाने से और ये तमाम चीज़ें, हुआ क्या है कि क्या बदलाव क्या आया है और वो कट ऑफ क्या है? ज़रा ये भी हमें समझाइए, क्योंकि ये तो वर्षों से होता आया है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरह से काफ़ी सारे सोल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप देखेंगे कि काम जो कर रहे हैं, हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया है वो 2019 में आया है, और अभी हम स्टडी ये कर रहे हैं जो नॉन अटेनमेंट सिटी है पूरी इंडिया की 133, उसमें कि कौन कौन से सोर्स कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी हम इतना ही जान पा रहे हैं कि भाई कौन सा सोर्स लाइक किस सिटी में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करता है, किस सिटी में आपका बायोमास बर्निंग ज़्यादा करता है, लेकिन आप देखें कि मोटे मोटे आंकड़े तो सबको पता है, और अगर हम इस सिचुएशन में रहें कि वो ज़्यादा करता है कम करता है, तो मेरे को लगता है कि अगले और 5 साल में भी सिचुएशन ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है। उसकी बजाय अगर हम देखें, जो आपने बोला है दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, विंटर भी आएगी, विंटर भी तो मौसम, हाँ, मौसम और त्योहार, हाँ, ये उसको बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आपने फायर क्रैकर बंद कर दिया था, हाँ, उसका थोड़ा बहुत कम इफेक्ट हुआ जी, लेकिन जो एक नेचुरल एक वेदर कंडीशन है उसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको सोर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जैसे ग्रैब की अभी एक्शन आ रही है, हम बोल रहे हैं कि भारत 6 के ऊपर वाले जो भारत 6 हैं वो व्हीकल्स रोड पे चलेंगे, लेकिन आपने क्या व्यवस्था करी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो दूसरे लोग हैं वो कैसे मूव करेंगे? डॉक्टर जानी, ये जो बात आप उठा रहे हैं, इस चर्चा में इस पर हम आगे भी बात करेंगे, जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं, कदम क्या उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को बंद कर देना तो सोल्यूशन नहीं होगा। बंद आप कितने दिन तक कर पाएंगे? या हर वर्ष सर्दियों के इन महीनों में कुछ चीज़ें हमेशा ही बंद कर दी जाएं कि पोल्यूशन तक पहुंची ना, और फिर हम सिर्फ उम्मीद करें कि हवा चलेगी और प्रदूषण कम हो जाएगा। डॉक्टर खिलनानी, आपके पास फिर से लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करें कि आपने कहा कि स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
यानी एकदम जो तुरंत प्रभाव पड़ेगा और जो काफी समय में नजर आएगा, वो किस तरह का असर स्वास्थ्य पर होता है वायु प्रदूषण का, जरा ये भी हमें समझाएं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण के क्या हिस्से होते हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है और एक गैसेज होती है। पहले मैं पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी जानता है PM 2.5, PM 10, ये आज लेवल इतना है, कल लेवल इतना है। AQI भी बहुत हाँ, अब तो AQI इनका मिश्रण होता जी। है, उसकी कैलकुलेशन होती है। तो PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पहले PM 10 माना जाता था क्योंकि उसको मेजर करना आसान होता था। PM 10 मतलब 10 माइक्रोन से जो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं, उससे जो मोटे, उससे बड़ी साइज के पार्टिकल्स। अगर कोई दर्शक माइक्रोन समझना चाहे तो उसको आप कोई उदाहरण मतलब देकर। माइक्रोन का मतलब 1000th पार्ट ऑफ क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा, तो तो इस नहीं समझ में आएगा, बहुत ही महीन हो गया। हाँ, बहुत महीन हो, जितना समझना चाहे कोई व्यक्ति। हाँ, अच्छा वो सबको पता होता है जी। तो वो जो 10 माइक्रोन का जो PM 10 होता है, पहले मेजर करते थे, दूसरा मेजर नहीं कर, वो नाक को तो फिल्टर कर जाता है, वो नीचे तक जाता है, लंग्स में जाता है, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो थोड़ी देर के बाद वो सेडिमेंट हो जाता है, कुछ मिनट या घंटों के बाद, वो ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। लेकिन जो PM 2.5 जो अब चल रहा है, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर एक चीज़ नहीं होती, डीजल का पार्टिकुलेट मैटर अलग होता है, पटाखों का अलग होता है, ये सिर्फ साइज है और ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली कंबशन से निकलते हैं, कुछ गैसेस के साथ मिलके, कुछ पानी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन बनके एक पार्टिकल होते हैं जो लंग में जाते हैं। आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट इट। जो PM 2.5 होता है वो लंग के निचले हिस्से, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं स्ट्रक्चर के बाद, वहाँ तक पहुँच के डैमेज करता है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। PM 2.5 एक तो ज़्यादा टाइम तक अलाइव रहता है और ये इट कैन ट्रैवल फॉर किलोमीटर्स, और कुछ घंटों से कुछ दिनों तक एक बार बनने के बाद वो हवा में रह सकता है। इसलिए PM 2.5 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि एक तो बहुत टाइम तक रहता है, कई तरह का होता है और लंग के निचले हिस्से में जाता है। और जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसकी की बहुत कम बात होती है, क्योंकि रिसर्च 2.5 से भी फाइन है। 0.1 माइक्रोन से भी छोटा, अच्छा, वो एल्वियोलस को क्रॉस करके ब्लड में चला जाता है और ब्लड के जरिए वो शरीर के सारे हिस्सों में पहुंच जाता है। अब अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जहाँ पर जैसे ट्रैफिक इंटरसेक्शन है वहाँ वो पैदा हुआ, हाँ, तो 300 मीटर से आगे नहीं जा सकता, वो 300 मीटर तक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके आगे उसकी वो मतलब मूव करने की पहुंच नहीं एवरेजेस है। अच्छा। एवरेजेस है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे कोई किसी की दुकान है वो ट्रैफिक के पास में है, या जो कोई जो पुलिस वाले हैं, कर्मी हैं, या जो भी हैं जो ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं, दे विल बी वर्स्ट अफेक्टेड बाय दैट। ओह, ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट या जिनके घर सड़क और चौराहों के नजदीक हैं। जी हाँ। अच्छा, तो किसी की चांदनी चौक में अगर दुकान है 30 साल से, वो सिगरेट ना भी पिए तो उसको एयर पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, तो अब ये बात करें कि ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, ये एल्वियोलस से होके ब्लड में चला जाता है, ब्रेन में जाता है, सब जगह जाता है। तो लंग कैंसर तो होता है, वो तो समझ आती है, लेकिन बाकी सारे कैंसर, चाहे किडनी की करें, इंटेस्टाइन के करें, ब्रेन के करें, ये सब वायु प्रदूषण से होता है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट। इसके अलावा गैसेज होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनको पार्टिकुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो किसी एयर प्योरीफायर से रुकते भी नहीं, फिल्टर से नहीं रुक पाते वो। तो ये गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कंबशन से बनती है, वो फिर हार्ट अटैक ज़्यादा करती है, ब्रेन पे डैमेज ज़्यादा करती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, वो लंग पे प्राइमरीली अफेक्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक होती है ओजोन। ओजोन गैस जो होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के उससे रिएक्शन से बनती है, सनलाइट से। जी, सुबह की जो हम स्मॉग जो देखते हैं, सुबह जो स्मॉग होती है, उसमें ओजोन सबसे डेंजरस चीज़ होती है, बिकॉज ओजोन जो है वो एस्थमा का को बहुत ज़्यादा। दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि उस समय लोग सैर को निकलते हैं। जी हाँ, उसके उसके बारे में भी बात करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि लंग एक एंट्री पॉइंट है, उसमें लंग कैंसर भी होता है, एस्थमा भी होती है, COPD थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो हम सब समझते हैं। खांसी होती है, समझ आती है लंग अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इफ आई कुड पुट इट एज ए साइलेंट किलर,
एयर पॉल्यूशन से, साइलेंट किलर। उसमें हार्ट अटैक्स, जो मैंने कहा कि उसका हमारे पास प्रमाण है। जी। उसके अलावा ब्रेन अटैक, डिमेंशिया, जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, वो भी। हाँ, बस 30 सेकंड और लूँगा। अच्छा। एक शोध हुआ था अमेरिका में 2000, जिसमें 20 साल तक फॉलो किया गया, बड़े 200 से ज़्यादा भी काउंटीज़ में। जी। उसमें ये पता चला कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2.76 ईयर्स बढ़ गई सबकी, अमेरिका में डेवलपमेंट की वजह से। ये एस्टिमेट किया गया कि उसका 15% जो था वो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी क्योंकि उसका PM 2.5 वहाँ का कम हो गया था। अच्छा। एक दूसरी स्टडी हुई थी, हार्वर्ड 6 सिटी स्टडी, और भी स्टडीज हुई। PM 2.5 घटने से लंग के कैपेसिटी इम्प्रूव हुई या उसकी कमी में कमी आई। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इंडिया से इतना नहीं है, अमेरिका की स्टडी से, स्विट्जरलैंड की स्टडी से, कि इट एड्स टू द मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली PM 2.5। ओके। तो ये हमें समझना है कि ये जो PM 2.5 जो हमारे जो 100 के पास है, जो US स्टैंडर्ड है, उनका एवरेज है 12.5। और दूसरा अपसेटिंग बात है, अगर दुनिया की बात करते हैं, कि सिर्फ 10% लोग पूरी दुनिया के साफ हवा में रह रहे हैं, 90% लोग प्रदूषित हवा में रह रहे हैं। उसका एक्सटेंट डिफरेंट है। तो बहुत कुछ करना है इसके बारे में। बिल्कुल। और ये बात जो है, जो डॉक्टर सैनी, जो डॉक्टर खिलनानी सामने रख रहे हैं कि गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर की वजह से जो बीमारियां होंगी, पहली बात तो ये कि दर्शकों को बहुत ही लग रहा होगा कि प्रदूषण है तो बीमारियां हो सकती हैं। अब ये बीमारियां होने में कितना समय लगता है, और ख़ास तौर पर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा 2-3 उन लोगों के लिए जो उस ग्रुप में आते हैं जिनको सांस की कोई तकलीफ़ है, इसके अलावा वो लोग जिन्हें कोविड हुआ और कोविड के बाद जिन्हें सांस की, जिनका सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा कम रहता है, या जिनको किसी भी तरह का ये परेशानी से गुजर रहे हैं, जिसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि पॉल्यूशन से एक्सपोजर होने के बाद कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। हाँ। तो ऐसा कोई समय फिक्स नहीं है कि भाई इतना पॉल्यूशन। तो ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो एक तो पॉल्यूशन का जो एक्सपोजर हुआ जी, वो क्या पॉल्यूशन था, कितनी क्वांटिटी में वो पॉल्यूशन हुआ, कितनी देर तक वो एक्सपोजर हुआ उस इंडिविजुअल का, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। फिर उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो यंग एज या ओल्ड एज है, जैसे एक्सट्रीम ऑफ एज में हम सबकी बात करें, हम अपनी आपकी सबकी बात करें, हर वर्ष 2-3 महीने, और वैसे भी AQI कितना रहता है वो शायद एक अंदाज़ा अभी डॉक्टर जैन से भी पूछ लेंगे कि एवरेज क्या रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम लोगों की उम्र कितनी कम हो रही होगी सालाना? नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि कितनी उम्र कम हो रही होगी, पर ये है कि ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है ये ज़्यादा इफेक्ट होगी, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो कम इफेक्ट होंगे। तो जो आपका पहला सवाल है कि कितने दिनों के बाद उनको सिम्टम्स आएंगे, इसके लिए ये दोनों फैक्टर जिम्मेदार हैं कि भाई पॉल्यूशन किस लेवल पे उसको एक्सपोजर हुआ, कौन से पॉल्यूशन का एक्सपोजर हुआ, जैसे डॉक्टर खिलनानी ने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, और कितनी क्वांटिटी में हुआ जी। फिर वो यंग लोग हैं और ओल्ड एज हैं, वो जल्दी इफेक्ट होंगे। जो हेल्दी हैं, कंपैरेटिवली यंग हैं, उनको उतना जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा उनके एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट का। जो दूसरा आपका सवाल है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स, या जिनको पहले से कोई क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे क्रॉनिक COPD है, ब्रोंकियल एस्थमा है जी, या सांस की किसी भी तरह हार्ट डिजीजेज हैं, या टीबी की वजह से उनको दिक्कत हुई है, पोस्ट टीबी है या टीबी की डिजीजेज हैं, तो उन पेशेंट्स को पॉल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके लंग्स की जो कैपेसिटी है, जिनको हम पल्मोनरी फंक्शन बोलते हैं, वो पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है। तो उसके बाद अगर उनको पॉल्यूशन का एक्सपोजर होगा तो जो उनका इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का लंग्स के ऊपर वो ज़्यादा होगा। इन लोगों को जो पोस्ट कोविड हुए, पोस्ट टीबी हुए, इन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट होगा जी। तो आज आप सबसे हम ये भी समझेंगे कुछ ही देर में कि अब करना क्या है। समस्या तो हमने समझ ली है, अपने विशेषज्ञों के साथ करना क्या है, हमें अपने स्तर पर, और विशेषज्ञों की कब मदद लेनी है, हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। वायु प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, खासकर अगर हम रेस्पिरेटरी यानी श्वास संबंधी समस्याएं और कोविड के बाद जिन लोगों को समस्या है और वो इस वायु प्रदूषण का अगर सामना कर रहे हैं तो उनकी सेहत को किस तरह के खतरे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने विशेषज्ञों के साथ। डॉक्टर जैन, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण का खासतौर पर कोविड के वक्त में और कोविड के साथ क्या रिश्ता पाया गया, ज़रा बताइए। कोविड के टाइम पे बहुत सारी स्टडी लोगों ने कंडक्ट की हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। जहाँ पे प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वहाँ पे कोविड का इन्फेक्शन भी बढ़ा है। अच्छा। और जो स्टडीज़ है, चाहे चाइना की बात करो या यूएस की बात करो, तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि 10% से लेके 40% तक कोविड इन्फेक्शन का या तो एग्रेसिवनेस बढ़ा है या कोविड इन्फेक्शन भी बढ़ा है। क्योंकि पार्टिकल, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पार्टिकल है वो एक कैरियर बन जाता है वायरस के लिए। अच्छा। और व्हेन यू एक्सपोज टू दैट इट यू बिकम मोर वल्नरेबल। और एक दूसरा ये भी है कि जब वायु प्रदूषण का एक्सपोज होता है तो आप पहले से ही वल्नरेबल हैं और उसका इन्फेक्शन देन आप दोबारा से उसके ज़्यादा और वल्नरेबल बन जाते हो। तो इसका मतलब आपका जो शरीर है अगर पहले से ही पोल्यूशन से एक्सपोज हो तो आप वैसे ही वल्नरेबल हो और वायरस का अटैक फिर वल्नरेबिलिटी को लेके आपका ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मैक्सिमम स्टडी है, एक स्टडी को छोड़ के बाकी सब ने ये बताया है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जी, और अपने दर्शकों को हम वो फ़ोन नंबर बताना चाहेंगे जिस पर फ़ोन करके वो हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप नंबर नोट करें, आपके टीवी स्क्रीन पर वो नंबर, दिल्ली का STD कोड 011 और उसके बाद स्टूडियो का नंबर है 23097532। और डॉक्टर खिलनानी, लोगों को ये लगता है कि वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, और ये वर्षों से हमने देखा है जब भी ये समस्या होती है तो कुछ लोग मास्क लगा लेते हैं। कोविड के दौरान तो हम सबने ही मास्क लगाए। इस समय मास्क की जो भूमिका है वो कितनी हो जाती है और कितनी महत्वपूर्ण है, और किस तरह का मास्क हमें लगाना चाहिए, ज़रा बताएं। हाँ, मैं ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है संजीव, क्योंकि हम लोग यहाँ यहीं इसी कुर्सी पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए बहुत कि मास्क पहनो, अगर और कुछ नहीं तो कपड़े का मास्क लगा लो, 3 प्लाई मास्क लगा लो, कोविड के टाइम पर मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको प्रमाण के आधार पे बताऊंगा जी। जो WHO, जिसका कि मैं एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर हूँ, उस पर काफ़ी सारा एविडेंसेस डिस्कस होते हैं, तो उसमें ये पाया गया कि उसको रेस्पिरेटर कहते हैं मास्क की जगह, उनकी अपनी भाषा में। जो ये साधारण मास्क होता है या जो कपड़े का मास्क होता है या 3 प्लाई मास्क होता है, इसकी ये कोई बचाव नहीं देता वायु प्रदूषण से, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है, जहाँ पर ये स्टडीज़ हुई हैं वहाँ मैंने बताया कि PM 2.5 30 हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ 100-200 की बात होती है, AQI 450 उन्होंने सुना भी नहीं। तो मैंने उनसे ये भी बहस करी थी कि भाई आप ये रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हैं कि मास्क की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी स्टडीज़ बहुत कम AQI पे हुई है, हमारा AQI बहुत ज़्यादा है जी। तो ये थोड़ा सा ये वैज्ञानिकों का मानना है और मेरा भी मानना है कि जो N95 मास्क होता है जी, और एक मास्क होता है KN95, वो उससे थोड़ा एडवांस मास्क होता है, उसको अगर प्रॉपरली बांध के टाई करके अगर प्रदूषण के समय पर चला जाए तो हमें कुछ बचाव उससे मिलेगा।
लेकिन ये सोच के ना चलें कि अगर मास्क पहन लिया तो प्रदूषण से आप बिल्कुल बच जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेज है जो कि फिल्टर जो मास्क है वो रोकता नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, PM10 को जरूर रोक लेगा, लेकिन PM10 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है 2.5 की, इंपॉर्टेंस है अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर की। तो इसलिए तो आप क्या कह रहे हैं फिर नहीं, लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि एक हेल्दी आदमी के लिए हाँ, मास्क की कोई वैल्यू नहीं है इस समय। अच्छा, लेकिन अगर कोई ससेप्टेबल है, जिसको एस्थमा है, COPD है, एल्डरली है, जी। उसको बाहर जाना जरूरी है और AQI हैजार्डस है, तो वो मास्क N95 पहन के निकले। और दूसरे जो सिंपल मास्क है उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी। बहुत छोटा सा मैं आपसे उत्तर चाहूँगा, प्रतिक्रिया चाहूँगा, और वो इस बात की, अक्सर लोगों को ये लगता है कि सांस तो इतने प्रदूषण में वैसे ही नहीं आ रही, ऊपर से अगर मास्क लगा लिया तो ये तो और दुविधा हो गई, करेला और नीम चढ़ा हो गया। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो एक दो बात। एक तो ये कि घुटन होती है, सबको होती है, हम मास्क लगाते हैं हॉस्पिटल में तो हमें भी घुटन होती है। लेकिन प्रमाण की बात करें, कोविड के टाइम पर बहुत सारी स्टडी हुई जी, ठीक कि उन्होंने वृद्ध लोगों को मास्क पहना के वॉक कराया और उनकी ऑक्सीजन चेक करी। ये पब्लिश स्टडी है जामा में। तो कोई सैचुरेशन कम नहीं कोई होता, परिवर्तन नहीं आया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, घुटन का एहसास अच्छा, होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कम नहीं होता। ठीक है डॉक्टर सैनी, अब बात करें जो इन दिनों में अक्सर हमने देखा है कि विज्ञापन आने लगते हैं अचानक एयर प्योरीफायर्स के, और एक तरफ कुछ लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, कुछ को फैशनेबल लगता है। सच्चाई क्या है ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, और अगर ज़रूरी है तो किस तरह का फिल्टर काम कर रहेगा घरों में? देखो, साइंटिफिकली अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एयर प्योरीफायर से एयर पॉल्यूशन, स्पेशली इंडोर एयर पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। बट क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो 80% जो हमारा दिन का समय है वो हमारा इंडोर में रहता है, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या कार के अंदर ऐसे। तो वहाँ के पॉल्यूशन से बचने के लिए एयर प्योरीफायर हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली उस पॉपुलेशन के लिए जो वल्नरेबल है, जैसे हमारे एल्डरली लोग हो गए या फिर जिनको पहले से कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनके लिए एयर प्योरीफायर। फिर एयर प्योरीफायर में भी कुछ डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स आते हैं। जो एयर प्योरीफाई HEPA फिल्टर्स बेस्ड होते हैं जी, वो बेटर होते हैं, पर उसमें फिर हमने रेगुलरली चेक करना होगा कि भाई वो HEPA फिल्टर्स ब्लॉक तो नहीं हो रहे, चौक तो नहीं हो उसको रहे, क्लीन करना होगा, प्रॉपरली क्लीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो HEPA फिल्टर्स बेस्ड एयर प्योरीफायर्स आर गुड, बट नॉट फॉर ऑल, स्पेशली फॉर वल्नरेबल, जो वल्नरेबल लोग हैं, एल्डरली हैं, जिनको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या अदर, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके। दूसरा, कुछ एयर प्योरीफायर्स आते हैं जो एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स भी उसमें एयर को वो न सिर्फ प्योरीफाई करेंगे, वो उसमें उसको एंटीबैक्टीरियल भी करेंगे, स्टरलाइज भी करेंगे। ठीक है डॉक्टर खिलानी, आप कुछ मैं ऐड सिर्फ करना इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बताइए। एयर प्योरीफायर साइंटिफिकली लॉजिकली सोचें तो अच्छी बात है, लेकिन एयर प्योरीफायर यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो ये है कि एयर प्योरीफायर की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी कमेंसुरेट विद द वॉल्यूम ऑफ द रूम। दूसरा, ये ना सोचें कि एयर प्योरीफायर आपने लिविंग रूम में सेंटर में रख लिया, ऑन कर दिया, सोचा कि हवा साफ हो जाएगी, उससे नहीं होगी। आपको एयर प्योरीफायर बंद कमरे में रखना पड़ेगा और अक्सर एयर कंडीशन ऑन करना पड़ेगा। जहाँ अगर आपका दरवाज़ा बार बार हर 5 मिनट में खुलता है, चाय पानी आ रहा है, तो उस एयर प्योरीफायर का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो हेल्दी लोग हैं जी, उनके लिए एयर प्योरीफायर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो WHO ने बिल्कुल इसको नेगेट कर दिया स्टडीज़ के बेसिस पे। जैसे डॉक्टर सैनी ने बोला, जिन लोगों को एडवांस्ड हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, जो अफोर्ड कर सकते हैं कमरे में रहना घंटों तक, पूरी रात, पूरा दिन, जी, और उनको रहना भी चाहिए जी, उनके लिए एयर प्योरीफायर ज़रूरी है। उसमें क्वालिटी ऑफ एयर प्योरीफायर जिसमें एड्जॉर्बिटेंट और फिल्टर दोनों, एड्जॉर्बिटेंट है वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर है वो फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर को करेगा। उनकी पीरियोडिकल क्लीनिंग नहीं तो फिर फंगस का सोर्स बन जाता है वो। अच्छा, तो इसलिए वो ठीक। जो HEPA फिल्टर की बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी अंडरस्टूड। जी डॉक्टर जैन, हम कर क्या रहे हैं और कब हम ये कह पाएंगे कि हम कम से कम उस रास्ते पर बढ़ चले हैं कि हर साल ये जो AQI का जो आंकड़ा है
ये तो डॉक्टर खिलनानी कह रहे हैं कि वो तो 100 की भी बात, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां वो 100 के नीचे ही घबरा जाते हैं, और यहाँ तो 400, 500, 600। क्या कहेंगे? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट्स के साथ में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है 2019 में जी, उसका लक्ष्य रखा था 2024 के लिए पहले कि 20 से 25% आप PM10 का जो कंसंट्रेशन है उसको करीबन 25% हम कम करेंगे। जी। अब नए लक्ष्य के हिसाब से 2026 तक हम 35 से 40% उसको कम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जहां पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पाया गया है, तो उसमें आप देखेंगे पिछले 2 सालों से काम चल रहा है। काम चल रहा है का मतलब अभी एक्शन आपके ग्राउंड पे नहीं आए हैं। अभी मतलब आपका ये है कि वो समझा जा रहा है कि कौन सा सोर्स ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, कौन से हॉटस्पॉट हैं और उसमें किस तरह से उसका बचाव किया जाए। तो मेरे को लगता है कि अगर उसको थोड़ी सी अच्छे से डायरेक्शन दी जाए साइंटिफिकली, उसको देखते हुए हम अगले 2-3 सालों में बोल सकते हैं कि उसके परिणाम आपके सामने नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक कमी जो मेरे को महसूस होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को दे रखी है और अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे रखी है, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिटी का एयर पोल्यूशन उनको संवारना पड़ेगा या उनको कम करना पड़ेगा। उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मेरे को लगता है कि जब तक हम वो एक्सपर्टीज़ को भी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे उनकी, और एक्सपर्ट्स के साथ में उनको एक कहते हैं ना कि मेटिकुलस साइंटिफिकली अगर वो एक्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट नहीं करेंगे जी, तो उसके आपको परिणाम अच्छे नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट एक्शंस कर रही है, पैसा दे रही है स्टेट लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे, और कुछ जगह पे उसके इम्पैक्ट आप देखेंगे नज़र भी आ रहे हैं। मतलब आप देखेंगे अभी आगरा में एक लो एमिशन जोन बनाया गया है और जिसमें अभी दिखाया गया था कि उसके इम्पैक्ट मतलब विजिबल हैं कि ट्रांसपोर्ट से कितना पोल्यूशन कम हो रहा है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि रोड डस्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन डस्ट के लिए गाइडलाइंस बन रही हैं, बट अभी आप देखेंगे वो ग्राउंड पे नहीं है। बट अगले 2-3 साल में मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी नीयत सही हो और हम एक्सपर्टीज़ के साथ काम करेंगे, तो मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल में इसके इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बताइए, आपने ज़रूर ये स्टडी किया होगा दुनिया में उन शहरों में या उन जगहों पर जहाँ प्रदूषण की समस्या हम जैसी या हमसे भी कहीं जटिल रही होगी या ज़्यादा रही होगी, वहाँ पर पोल्यूशन से अगर निपटा गया, वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे सामने कोई उदाहरण ऐसा है जहाँ कम समय में और बड़े कारगर तरीके से ये काम कर लिया गया, और क्या हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमने कई बार तस्वीरों में देखा है कुछ इस तरह के मशीनें होती हैं कि वो यहाँ पर ये मशीन लगा दी गई है, वो हवा में से जो प्रदूषण है उसको निकाल के और हवा को साफ कर देगी। तो इस तरह की चीज़ें जिसे हम कहें क्विक फिक्स सोल्यूशन कुछ होते हैं ऐसे क्या? नहीं, देखिए, आप देखिए कि जब आप सोर्स पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो एक इतने बड़े वातावरण में एक छोटा सा एक इक्विपमेंट लगा के आप उसको क्लीन करना, तो एक ये आई वॉश वाली बात है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतना बड़ा शहर, जैसे फिल्टर से आप कंपेयर कर रहे हो ना, फिल्टर की जैसे हमने बात कर ली, नहीं तो आप देखिए कि हर जगह फिल्टर बिक रहे थे। तो ये एक आपको ये लगेगा कि कुछ कर रहे हैं लोग और आपको जनता को बताने के लिए हाँ हमने कुछ तो किया है, लेकिन ये कारगर सॉल्यूशन नहीं है। आपको सोर्स पे काम करना पड़ेगा। जैसा आपने बोला कि उदाहरण के तौर पे टाइम लगा, यूएसए का अगर एग्जांपल लें जी, आज यूएसए में आपका व्हीकल का नंबर भी बढ़ रहा है, आपकी पॉपुलेशन भी, सब कुछ है, ज्यादा है, बट उनका नंबर जो पोल्यूशन का जो नंबर है, आंकड़ा है, चाहे वो PM 2.5 की बात करें, ओजोन की बात करें, वो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो टाइमली आते हैं। लेकिन उसी तरह से आप चाइना की भी बात करें, चाइना ने भी बहुत एग्रेसिवली किया। जो 60 सालों में यूएस ने किया वो चाइना ने 5 सालों में करके दिखाया है जी। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आपको 10 साल या 20 साल वेट करें। अगर आप सही तरीके से करें तो अगर 2-3 साल में अगर आप चाहें तो आपको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कॉमन से तरीके हैं और शायद कुछ तरीके जो हम पहले यूज करते थे जो अभी भूल गए हैं, अगर वो हम करें तो मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल में नज़ारा थोड़ा अच्छा हो सकता है। जो गवर्नमेंट ने आंकड़े रखे हैं कि भाई 2026 तक हम 30 से 40% पोल्यूशन कम कर पाएं,
तो मेरे को नहीं लगता अगर हम उसको ठीक तरीके से साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना आसान हो। और भी क्या कदम उठाने इसी के साथ साथ हम सब जो इस प्रदूषण में रहते हैं, हम अपनी सेहत को ठीक करने के लिए क्या करें, हमें क्या बचाव करना है, क्या ख्याल रखना है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। NTPC देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। NTPC द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। वायु प्रदूषण में अब हम अपनी सेहत के लिए क्या करें, ये समझेंगे विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं गाजियाबाद से, सुमित अग्रवाल, टेलीफोन लाइन पर। सुमित जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहता हूँ, ये मुझे 1 महीना हो गया है जी, और मुझे खांसी की समस्या शुरू हुई थी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ पर, डॉक्टर अंशुल को, गाजियाबाद में। तो उन्होंने ब्रोंकाइटिस बताई थी जी, और उसकी मैंने दवा ले ली। 10-15 दिन हो गए, थोड़ा आराम पड़ा, लेकिन फिर जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ा है तो फिर से मुझे खांसी वैसे ही उठना शुरू हो गई है जी। तो अब ये क्या वजह हो सकती है इसकी, या मुझे और कोई ठीक है जी। डॉक्टर सैनी, आप इनको क्या क्या जैसा सुमित जी ने बताया कि उनको लगभग 1 महीने से खांसी है, तो कोई भी खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है और उसके साथ अगर कुछ सिम्टम्स और भी हैं, जैसे बुखार आना, भूख कम होना, वजन घटना, तो एक टीबी के लिए स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है कि वो अपना एक्सरे कराएं या बलगम की जांच कराएं। बाकी अगर वो इस तरह का, अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करें। अगर उनका कोई कार्य ऐसा है जहाँ पॉल्यूशन का एक्सपोजर है तो उसे जितना हो सकता है उससे बचाव करें अपना। और 1 महीने की खांसी अगर है उनको, तो अब उनको एक बार डॉक्टर से या जो भी आसपास अस्पताल है वहाँ पे एक बार दिखा के अपना चेस्ट एक्सरे करा लेना चाहिए। जी। डॉक्टर खिलानी, अब ये बताइए, इस हिस्से में कार्यक्रम के अब हम ये समझें कि रहना भी यहीं है, शहर छोड़ के। हालांकि कई लोगों ने कई वर्षों में इस तरह की योजनाएं बनाई और उनका कहना था कि रहने लायक कहाँ रहा ये शहर जहाँ इतना प्रदूषण हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप घर नहीं बदलते, शहर नहीं छोड़ते। रहें कैसे, स्वस्थ रहना हो तो हमें करना क्या है, खास तौर पर जिन्हें कोई खतरा ज़्यादा हो? नहीं, देखिए, पॉल्यूशन जितना है, सांस तो आपको लेना हो, सांस वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आ जाता है। उसमें
हेल्दी खाना खाना, अपनी दिनचर्या ठीक रखना, फल हरी सब्जियां खाना है और रेगुलर व्यायाम करना, अपने वज़न को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग बहुत बड़ा मीनस है। अगर स्मोकिंग करते हैं, जैसे इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो उसको इक्वेट किया जाता है, खास करके इंडोर एयर पोल्यूशन को सिगरेट स्मोकिंग से माइनस द निकोटिन। अच्छा, हाँ, उसको बिल्कुल बराबर माना जाता है। तो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट या जो भी है, किसी तरह का भी तंबाकू का सेवन ना करें। और जब भी ये पॉल्यूशन, सबको पता है, सब लोग सुबह उठ के AQI देखते हैं, कंटिन्यूसली मोबाइल पे आता रहता है। तो जब भी जो हमने जो भी चीज़ें बताई हैं कि बाहर नहीं निकलना, अगर आप मॉर्निंग वॉकर हैं और AQI 450 है और सुबह अगर वॉक कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर सैनी ने बताया कि जब आदमी तेज़ सांस लेता है तो जब दौड़ेगा तो फिर मुंह से सांस लेगा, और जितना हम 1 मिनट में हवा लेते हैं उससे 5 गुनी हवा अंदर जाती है और वो उतने ही ज़्यादा क्वांटम ऑफ पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं, तो आपका नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। हालांकि WHO के लोग उसको नहीं मानते। तो इसमें यह है कि मैं हमेशा एक प्रमाण की बात करता हूँ। तो एक छोटा सा प्रमाण आया था कि हाइड पार्क जो इंग्लैंड में एक पार्क है और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, सेम लोगों को उन्होंने 2 घंटे वॉक कराई दोनों जगह, 2 घंटे हाइड पार्क में, फिर बाद में 2 घंटे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। फिर उनके लंग फंक्शन किए बिफोर एंड आफ्टर, तो देखा कि जो लोग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे उनके लंग फंक्शन 2 घंटे बाद कम हो गए। उन्होंने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट भी मेजर किया और इन्फ्लामेशन के मार्कर भी, मतलब उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ के जितना पॉल्यूशन होता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जी, उसमें 2 घंटे वॉक करने से उनके लंग में इन्फ्लामेशन शुरू हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समझने के लिए कि आप जब खराब हवा अंदर जाती है तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, जैसे डॉक्टर जैन ने बताया कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस, निमोनिया के चांसेस सब हो जाते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए जब ये स्मॉग जो आपके टीवी पे भी, हमारे टीवी पे दिखाई दे रही है, जब स्मॉगी हो बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर में बैठे, एयर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी खाना खाएं। हाँ, अगर आपको अस्थमा है, जो कि 5 से 10% लोगों में, आपको अगर इनहेलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो सतर्क हो जाए, इंतज़ार मत करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। इन दिनों मैं अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ तो मुझे स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फ्लामेशन है, वो करना पड़ता है। लेकिन किसी को वॉक करनी है तो जब धूप खिलती है उस समय कहते हैं इन्वर्जन, उस समय जो एयर पॉल्यूटेंट्स PM 2.5 ऊपर चला जाता है, अच्छा, कम रह जाता है सरफेस पे। दैट इज़ अ टाइम जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब रिटायर्ड लोग हैं या वो लोग उस समय वॉक करें जब धूप तेज हो जाए। जब धूप तेज हो जाए। अच्छा, सुबह के टाइम पर पॉल्यूशन बहुत ख़राब होता है, उस समय बिल्कुल वॉक ना करें, हेल्दी स्टाइल लीड करें। डॉक्टर जैन ने बहुत रोजी पिक्चर दी है 2026, होपफुली विल बी ब्रीदिंग बेटर है जी। डॉक्टर सैनी, ये बताइए हमारा खान पान किस तरह का हो? बहुत से लोग इस मौसम में और सर्दी के मौसम में भी और पोल्यूशन वगैरह के लिए वो कोई स्टीम इनहेलेशन करता है, कोई गार्गल्स करता है, कुछ कहते हैं कि भाई खाने में गर्म चीज़ें ही खाइए, कुछ कहते हैं नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ठंडा भी खा लेते हैं, और आइसक्रीम तो ठंड के मौसम में और भी अच्छी। तो हमारा खान पान कैसा हो कि वायु प्रदूषण का असर हमारी सेहत पर न पड़े, और अगर पड़ रहा है तो कम हो? देखिए, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ताज़ा फलों में होते हैं, ताज़ी सब्जियों में होते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपके विटामिन मिनरल्स का बैलेंस हो, इस तरह की डाइट हमें लेनी है। फिर जो ये तो हमारा डाइट हो गया जी। बाकी जो हर बीमारी का सबसे पहला है रोकथाम और बचाव। तो जैसा डॉक्टर खिलनानी ने बताया कि घर के अंदर, क्योंकि हमारा 80% समय घर के अंदर या ऑफिस के अंदर रहता है, तो वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना करें जो पॉल्यूशन कर रही हो। जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाना, उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो भी एक तरह के पॉल्यूशन का कारण बनेगी। फिर परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रे हैं, रूम स्प्रेज हैं, इनको कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और इसमें काफ़ी पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। घर के अंदर जो पेंट होता है,
जो पेंट होता है, पेंट के अंदर से कुछ इस तरह के फ्यूम्स निकलते हैं जैसे बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इन सब इंडोर में एटलीस्ट, क्योंकि आउटडोर में हमारा कंट्रोल नहीं है, तो एटलीस्ट इंडोर एनवायरनमेंट जहां हमारा 80% समय बीत रहा है जी, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई इस तरह की एक्टिविटी करके इंडोर एयर पोल्यूशन को कम से कम करें। और खाने पीने में गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, उनका कोई असर रहता है? हाँ, क्योंकि ये जैसे ये पोल्यूशन है, आंखों के, सबसे पहले आंखों को इफेक्ट करेगा, तो आंखों को बार बार धोएं साफ पानी से जी। दूसरा, गले में ये जाएगा तो गले में खराश पैदा करता है, तो वार्म वाटर से या थोड़ा सा गुनगुने पानी से बार बार गरारे करें। अच्छा, उससे लाभ होगा। तो डॉक्टर सुरेश जैन, अब ये बताइए कि अब जबकि ये तमाम चीज़ें होंगी, तब तक लोग क्या कर सकते हैं, और बाकी जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो लोग सचमुच कुछ कर सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास है क्या हाथ में जो कि किया जा सकता है इस हालत को बदलने के लिए, तस्वीर, इस मंजर को कुछ बेहतर बनाने के लिए? देखिए, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पोल्यूशन को कम करने में सभी की भागीदारी ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर से कनेक्टेड है और लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। हम बात करते हैं कि जब हमारी कारें, टू व्हीलर्स रोड पे चलते हैं तो आपके बाइसिकल वाले को स्पेस नहीं मिलता, पेडेस्ट्रियन को स्पेस नहीं मिलता। मैं अभी की बात करता हूँ, जब मैं स्टूडियो के लिए आ रहा था तो वीआईपी एरिया में भी आपके फुटपाथ पे टू व्हीलर्स चल रहे हैं। तो मतलब सोचिए, जो पेडेस्ट्रियन, बाइसिकल और नॉन मोटराइज्ड व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है, वो करीबन 70% भाग है, और आप उसको 10% भाग भी रोड के ऊपर नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब हमको सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो एज ए कॉमन मैन हम, और जो इसका डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकर लेते हैं, उनको भी सोचने की बात है कि क्या हम रोड्स को या इनको चौड़ा करके हम केवल कार, टू व्हीलर, मोटराइज्ड व्हीकल को ही फैसिलिटेट करना चाहते हैं, या आम आदमी को, जो पेडेस्ट्रियन, अगर आप उसको फैसिलिटेट करोगे, मैं कह रहा हूँ वो चलेगा, लेकिन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी के हिसाब से देखें तो हमको मतलब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हम नॉन मोटराइज्ड या एक्टिव वॉकिंग की तरफ आएंगे। बट उससे भी ज़्यादा जो हम डे टू डे में जो हमारा बिहेवियर है, छोटी छोटी एक्टिविटी के लिए मोटराइज्ड व्हीकल का यूज़ करना, कार का यूज़ करना, आप देखेंगे वो कंजेशन बढ़ाता है, पोल्यूशन बढ़ाता है, और जो उसके अंदर बैठा है कार के अंदर वो बचा रहता है, और जो उसके बाहर है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो पोल्यूशन के टाइम पे उस तरह के व्हीकल का हम कम से कम प्रयोग करें, या छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए एटलीस्ट हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। खासकर जब हम बात करते हैं कि जो आप देखेंगे कूड़ा करकट हम जो जलाने की हमारी एक आदत सी बन चुकी है, चाहे वो स्वीपर हो या हमारे जैसे लोग हों। अब उसमें क्या करेंगे कि जैसे कूड़ा इकट्ठा हुआ हम उसको जलाना पसंद करते हैं, हमको लगता है कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम, बट वो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ाता है और वो आपको भी इफेक्ट करता है और बाकी लोगों को भी इफेक्ट करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत तरीके की अवेयरनेस या हमारी तरफ से, जैसे छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ पे ना यूज़ करना हो वहाँ पे बंद करें, ये क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में जितना पोल्यूशन होता है वो चाहे कहीं दूसरी जगह पे हो, तो पोल्यूशन आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। तो मैं इसको एक छोटे से वर्ड में अगर बोलूँ कि जहाँ आप एनर्जी कंज्यूम करोगे पोल्यूशन उतना बढ़ेगा। अगर आप रिन्यूएबल्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नॉन रिन्यूएबल आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से कर रहे हो तो जितना आप एनर्जी जनरेट करोगे या कंज्यूम करोगे आप उतना पोल्यूशन पैदा कर रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि जिस भी तरीके से हमारे बिहेवियर में हम इसका कम से कम यूज़ करें तो मेरे को लगता है कि हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर खिलानी, अब समय ये है कि अब चलते चलते आप सभी से ये समझा जाए कि अब करना क्या है, ख़ास तौर पर इस वक्त में जबकि कोविड के मामले तो कम हैं लेकिन कोविड का खतरा गया नहीं। हम सब क्या करें कि प्रदूषण के दौरान भी, और अब मास्क तो लोग लगा ही नहीं रहे, प्रदूषण के दौरान भी बीमारी से भी बचें। इस वक्त जो मौसम में जो जिस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, ज़ुकाम, खांसी और तमाम चीज़ें, और कोविड से भी हमारा बचाव रहे, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, देखिए फॉर्चुनेटली
कोविड की सिवियरिटी कम हो गई है, मास्क मैंडेट हटा दिया गया, मास्क से तंग भी आ गए थे लोग, तो वो ठीक है। मेरे ख्याल से मास्क की अब इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड का कोई स्पर्ट आता है तो बात अलग है। मैंने कहा कि जो साधारण कपड़े वाला मास्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारा इम्पोर्टेंस जो डॉक्टर जैन ने बोला ना कि वायु प्रदूषण का कंट्रोल हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इन सम वे। क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो गाड़ियां चलाते हैं, या गाड़ियां अगर ठीक से इंजन नहीं है, जो अमेरिका की बात करी गई ना कि कैलिफोर्निया में 100 साल पहले इतना ही खराब पॉल्यूशन था जितना इंडिया में होता, तो उन्होंने सुधार लिया। नहीं, उनकी गाड़ियां का नंबर 10 गुना बढ़ गया और उनका एयर पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। कैसे कम हुआ? इंजन क्वालिटी एंड फ्यूल क्वालिटी, उससे हो सकता है। अभी भी है। तो इसलिए हर लेवल पे, सोर्स के लेवल पे, एक्सपोजर के लेवल पे, पर्सनल प्रोटेक्शन के लेवल पे, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये 4 चीज अगर फॉलो करेंगे तो विल बी बेटर ऑफ। महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ ये ना समझें कि दूसरे की जिम्मेदारी है, हम अपना भी काम करें। डॉक्टर सैनी, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वस्थ रहना भी है और आगे बढ़ना भी है, प्रदूषण का सामना कैसे करेंगे? देखिए, उसमें हमको एक तो जैसे हमने बताया कि भाई बैलेंस डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। जहाँ हैवी पोल्यूशन एरिया है उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, वहाँ ना जाएं। और अगर उस एरिया में जाना भी है तो डॉक्टर खिलनानी ने जैसे बताया N95 मास्क उस समय यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज किया जा सकता है जी, तो ये हमें रखना होगा जी। डॉक्टर जैन, आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं ये कहूँगा कि पोल्यूशन को कम करने में हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे गवर्नमेंट की साइड से बात करें, चाहे हम इंडिविजुअल सिटीजन्स की बात करें, सबको ईमानदारी से अपना सहयोग देना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम अपने डे टू डे की जो एक्टिविटी है उसमें भूल जाते हैं अपनी जिम्मेवारी को। उसको अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें और कॉन्शियस हो जाएं कि हमारी जिम्मेवारी है, तो मेरे को लगता है कि इस समस्या को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, करी जा सकती है। यानी सबको मिलके अपना काम करना पड़ेगा ईमानदारी से। ईमानदारी से, ये बड़ी जरूरी बात है। बहुत जरूरी बात है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर JK सैनी, डॉक्टर GC खिलनानी, आप तीनों विशेषज्ञों का यहाँ आने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी। और चलते चलते ज़मीर काज़मी की बात से हम आज का ये शो समाप्त करना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि कहाँ धुआं है कहाँ घर, समझ में आएगा, हवा चलेगी तो मंजर समझ में आएगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में हवा चलेगी और दिल्ली और आसपास की हवा बेहतर होगी, वायु प्रदूषण ज़रा कम होगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।